जी हाँ, इजराइल हमास जंग से जुड़ी एक एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। हिजबुल्लाह और हमास एक साथ आ गए हैं और आगे महाविनाश की घड़ी नजदीक है ऐसा नजर आता है, क्योंकि हानिया जो कि हमास का चीफ है वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से मिलने पहुंच गया। इस मुलाकात में क्या तय हुआ ये भी जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान पहुंचा। तेहरान में ईरानी लीडर से हानिया की मुलाकात हुई है। ये देखिए तस्वीरें जारी की गई हैं बाकायदा इस मुलाकात की। जंग के हालात पर दोनों के बीच ये चर्चा हुई है। इजराइल के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी की खबर सामने आ रही है। ईरान पहुंचा हमास चीफ हानिया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से हानिया की मुलाकात हुई है ईरान में, जिसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। तो देखिए 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों पर किए गए हमास के हमले के बाद से फिलिस्तीनी समूहों के साथ ईरान के संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलिस्तीनी हक के नाम पर ईरान हर मोर्चे पर हमास को मदद दे रहा है और यह सिलसिला लगातार जारी है। पूरी तरह से हमास के साथ खड़ा हुआ है ईरान। ये ईरान बताने से हिचक भी नहीं रहा है। ईरान हमास कनेक्शन को समझिए, इजराइल के लिए यह बड़ी टेंशन है। हमास चीफ से ईरानी नेतृत्व की मुलाकात हुई है। तेहरान में जंग के हालात पर दोनों के बीच चर्चा होती है। 1979 से फिलिस्तीन समर्थक है ईरान और ईरान के फिलिस्तीनी गुटों के साथ गहरे संबंध हैं। गाजा के विद्रोहियों को ईरान से लगातार मदद मिलती आई है। इजराइल के खिलाफ चरमपंथी समूह से भी करीबी है, नजदीकी है। हमास को ईरान से मिलती है वित्तीय मदद। ईरान का चहेता है हमास का इस्माइल हानिया और वो पहुंचता है तेहरान और वहां पर ईरान के बड़े नेताओं से उसकी मुलाकात होती है। सुरभि, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। बिल्कुल बड़ी बातें यहां पर हैं, क्योंकि जंग के बीच हानिया की ईरान में मौजूदगी किस तरीके से बड़ा संकेत दे रही है। कहना गलत नहीं होगा कि ये कोई आम बात नहीं है समीर। और तेहरान में खामेनेई से हानिया जिस तरीके से मुलाकात कर रहा है, बड़े दावे इसको लेकर किए जा रहे हैं। हमास का ये नेता, और जाहिर सी बात है ईरान में इसकी मुलाकात आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान हमास को समर्थन या उसके करीबी का इजहार नहीं करना चाहता? हालांकि ये बात दुनिया जानती है कि ईरान पर्दे के पीछे से हमास का पूरा सपोर्ट करता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्योंकि माना तो यही जा रहा है कि इस मुलाकात में हमास और ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। यही वजह भी है कि गाजा जंग में विनाशक मोड़ के बड़े संकेत मिल रहे हैं। वहीं आशंका इस बात की भी है कि ईरान से हमास को घातक हथियार मिल सकते हैं। ये जानना और समझना जरूरी है कि ईरान हमास का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है और हमास लड़ाकों को ईरान ट्रेनिंग भी देता आया है। अब हथियार मुहैया कराए जाते हैं, ये बात भी दुनिया के मंच पर एकदम पानी की तरह साफ है। हालांकि ईरान खुलकर हमास पर बात नहीं करता है, मगर पर्दे के पीछे से ईरान सब कुछ कैसे मैनेज कर रहा है, इसी को लेकर समीर लगातार हम चर्चा करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट, आपको बता दें, मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीबी सोनी पूर्व राजदूत इस वक्त हमारे साथ हैं और कमांडर राजीव सरदाना रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनी सर, सबसे पहला सवाल इस लिहाज से समझना जरूरी है, ये गठजोड़ पुराना है, लेकिन आज के इस हालात में ये मुलाकात क्या संकेत देती है? ये सबसे पहले तो ये है कि जो इस प्रकार का जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहे हैं वो अकेले नहीं कर सकते हैं। उसकी तैयारी की थी, मैं हमास की बात कर रहा हूँ। इसकी तैयारी बहुत पहले से थी और इस प्रकार से उन्होंने तैयारी की, उसका सब अभी तक उसको विश्लेषण करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसको समझने में। लेकिन क्योंकि प्रेशर अब उनके पास आ रहा है, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, टारगेटिंग हो रही है, और इसलिए उनको मॉरल सपोर्ट के अलावा मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए। बिकॉज ईरान उनको सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही नहीं देता, बल्कि काफ़ी चीज़ें उनको मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह देते हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देयरफॉर ये देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का और नए हथियार ला रहे हैं, या और प्रकार की नई नीति ला रहे हैं, या और किस प्रकार की सपोर्ट ला रहे हैं। बिकॉज ईरान अकेले में नहीं कर पाएगा, ईरान के साथ और भी सपोर्ट मिलेगी उनकी। तो उनको दिखाने के लिए, इजरायली को दिखाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं, ना रहेंगे और आगे तक उनको सामना करेंगे। ठीक है सोनी साहब, और ये गठजोड़ आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाता है हमास और ईरान का, ये देखने वाली बात होगी। सवाल ये है कि बंधकों के लिए इजराइल क्या क्या कर रहा है।
लगातार बमबारी से हमास को एक तो झुकाने की कोशिश की जा रही। लेबनान में बमबारी भी इसी प्लान का हिस्सा है। हमास के लड़ाकों को पकड़कर दबाव बनाना, यह एक बड़ी रणनीति है। पकड़े गए हमास लड़ाकों से पता लगाना, और ये कोशिशें लगातार जारी हैं। कई हमास के लड़ाके आईडीएफ के कब्जे में, उनसे राज उगलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ हाथ लगा नहीं। शरणार्थी शिविरों में छापेमारी अभियान इसी वजह से चलाया जा रहा है। अमेरिकी ड्रोन से भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। अंडरग्राउंड अड्डों तक पहुंचने की जा रही है कोशिश। बमबारी के साथ साथ बातचीत की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। लेकिन क्या वजह है मेजर जनरल ब्रजेश कुमार की अभी तक कोई हासिल वसूल निकल नहीं पाया है? अमेरिकी इंटेलिजेंस भी मदद कर रही है। आईडीएफ काफी आगे तक गाजा पट्टी में बढ़ चुकी है, और गाजा पट्टी के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अब देखकर यह लग रहा है कि पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। उसके बावजूद भी बंधक कहां हैं, यह किसी को नहीं पता। ये समीर, ये वाकई बड़ा मुश्किल सा प्रश्न, क्योंकि हमास ने बंधकों को ढाल बनाकर ये 4 हफ्ते गुजार दिए हैं। उसके बाद लड़ाई छिड़ गई। तो लड़ाई में यूं हुआ कि सिविलियन पॉपुलेशन जो है उसको किसी तरीके से साउथ गाजा की तरफ भेज दिया गया है, और सुरंगें पड़ी हैं जहां पे उनके बंधकों को रखा गया है। तो ये उनके ऊपर अंधाधुंध अटैक करना, डिस्ट्रक्शन करना मुश्किल होता है। तो बैटल इंटेलिजेंस कहते हैं या फील्ड इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको उसके ज़रिए ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस पता करती है। टेक्नोलॉजी के जरिए उसको कहते हैं टेक इंट, और ह्यूमन इंट के जरिए, लोगों के जरिए, जैसे आपने बताया, पूछताछ कर रही है बंधकों से, सिविलियन से, या प्रिजनर जो पकड़ के लाते हैं उस तरीके से, और एक एक करके उनको ढूंढने की कोशिश करेगी। तो ये स्वाभाविक है कि इस कारण टेम्परेचर, हमास जो है टेम्परेचर बढ़ाता है दुनिया विश्व भर में, और सोचता है कि अभी भी 4 हफ्तों के बाद में विश्व के देश जिनके बंधक उसके पास है उनके ऊपर इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे दबाव डालेगा। मगर जो हम देखते हैं पुरानी इजराइल की जो टीचिंग रही है, इजरायली दबाव में नहीं आए हैं। जी, गाजा में आईडीएफ ने फिर दी है चेतावनी। लोगों को 4 घंटे का समय दिया गया है। सबको दक्षिण गाजा में जाने को कहा गया है। नॉर्थ गाजा पूरी तरह से खाली करो, ये आह्वान कर दिया है आईडीएफ ने। नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, और यहां पर जो आम नागरिक मौजूद हैं वो साउथ गाजा में चले जाएं, साउथ गाजा शिफ्ट हो जाएं, यह साफ तौर पर कहा गया है। यह काम अपने आप में बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी भी लाखों लोग इस इलाके में मौजूद हैं, और वो कैसे साउथ गाजा चले जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी आईडीएफ की तरफ से 4 घंटे का समय दिया गया। इसे आप अल्टीमेटम कह सकते हैं, ये लास्ट अल्टीमेटम है, क्योंकि नॉर्थ गाजा के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरह से आईडीएफ के जवान काबिज हो चुके हैं। और देखिए, गाजा पर इजराइल का बयान आ गया है, हमारे सिर्फ 2 टारगेट हैं, हमास का खात्मा और बंधकों की वापसी, उनकी रिहाई। यह साफ तौर पर इजराइल की तरफ से कहा गया है। हमास को पूरी तरह से मिटा देंगे, और सभी बंधकों को हमास की कैद से छुड़ाकर वापस लाया जाएगा। इस 2 लक्ष्य के साथ आईडीएफ के जवान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हमारा प्राइम टारगेट सिर्फ यही 2 बातें हैं। हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, इसका समूल नाश कर दिया जाएगा गाजा से, और बंधकों को उनकी कैद से कराया जाएगा आजाद। तो बंधकों को लेकर जिस तरीके से चिंता जाहिर की जा रही है, एक और बड़ी खबर है जहां कनाडा के पीएम ने इजराइल का समर्थन किया है और इजराइल को अपनी रक्षा का हक, ये बात जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कही गई है। फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से यह बयान दिया गया, जांच के इस हालात में इजराइल को अपनी रक्षा का हक है। और हमास को इजरायली सेना ने दी है चुनौती। हमास के गाजा चीफ को खत्म कर देंगे, याहिया सिनवार को छोड़ेंगे नहीं, बाकायदा नाम लेकर ये वार्निंग जारी की गई है आईडीएफ की तरफ से। सिनवार कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालेंगे और मौत के घाट उतार देंगे, ये कहा है आईडीएफ ने कि याहिया सिनवार को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। हमास का गाजा चीफ है याहिया सिनवार, और बाकायदा नाम लेकर आईडीएफ ने ये धमकी दी है, ये चेतावनी दी है।
आज के इस हालात में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इजराइल जंग पर है और हर दिन नई तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, युद्ध में नए मोड़ आ रहे हैं। कुछ खास तस्वीरें आपके सामने होंगी क्योंकि 7 अक्टूबर को जिस तरीके से गाजा की बर्बादी की ये शुरुआत हुई है, 30 दिन हो चुके हैं। अब तक 10,900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 9,488 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। वहीं 1450 इजरायली नागरिकों ने भी अभी तक अपनी जान गंवा दी है। हालांकि ये जो आंकड़े आपके सामने हैं उसकी ये सबसे बड़ी हकीकत है कि युद्ध में 22,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 12,000 टन बारूद भी बरस चुका है। यानी हर वर्ग किलोमीटर में 33 टन विस्फोटक गिराए गए हैं। लेकिन ये सब कुछ हमास पर बेअसर है क्योंकि वो 242 बंधकों को छोड़ने को समीर तैयार नहीं है। बिल्कुल, अभी तक तो जो रुख नजर आ रहा है वो यही कि हमास ने इन तमाम बंधकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है और आगे भी वो ऐसा करेगा। इसके अलावा जंग में 50 से ज्यादा हमास के कमांडर अब तक मारे गए। ऑपरेशन में 26 आईडीएफ सैनिकों की जान गई। 150 से ज्यादा सुरंगें तबाह की गई हैं और आईडीएफ ने 600 से ज्यादा टेरर ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया और नॉर्थ गाजा के ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर आईडीएफ के जवान पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं। नॉर्थ गाजा में जो भी लोग बचे हैं, जो आम नागरिक बचे हैं, उन्हें सीधे कह दिया गया है कि आप साउथ गाजा चले जाइए। सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे हैं आपके पास। कमांडर सरदाना, क्या नॉर्थ गाजा की अगर खास तौर पर बात की जाए, इस पर कब्जे का भी प्लान है, कब्जे की भी योजना है इजराइल की इस बार? देखिए, कब्जा करेगा इजराइल या उसको कब्रिस्तान बना देगा, ये तो समय ही बताएगा। इजराइल के 1400 लोग गए और अभी 250 बंधक और हैं। तो यदि अगर वो 250 बंधक नहीं भी आते, हालांकि लोकल प्रेशर है प्रधानमंत्री पे उनके कि इनको छुड़ाया जाए, यदि छुड़ाया नहीं भी जाता तो वो 1400 से 1650 का आंकड़ा हो जाएगा। उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इजराइल इस नॉर्थ गाजा को खाली करा के कब्रिस्तान बनाने के उनके मन से जो लग रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बमबारी हो रही है, मुझे लगता है वो बिल्कुल इनको हमेशा के लिए हमास को खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हकीकत इस बीच ये भी है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आई है जहां इजराइल पर तुर्की का एक्शन नजर आया है और किस तरीके से इजराइल पर तुर्की भड़का है। तुर्की ने अपना राजदूत अब वापस बुलाया है और बमबारी रोकने के लिए तैयार नहीं है इजराइल, ये कहा जा रहा है। चेतावनी बेअसर होने के बाद ये पहला एक्शन माना जा सकता है क्योंकि तेल अवीव से अपने राजदूत को वापस बुलाने को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं, अब राजदूत वापस बुलाने पर तुर्की की तरफ से जो कहा गया है उसी को लेकर ये बड़े बयान सामने आए हैं और ये बयान चेतावनी के तौर पर है क्योंकि बमबारी रोकने के लिए इजराइल तैयार नहीं है और चेतावनी भी बेअसर होने के बाद ये पहला एक्शन मान सकते हैं। हालांकि राजदूत वापस बुलाने पर तुर्की की तरफ से क्या कहा गया ये भी जान लीजिए। इजराइल का असली चेहरा दिखाएंगे, गाजा में युद्ध अपराध साबित करेंगे, ये बड़ी बातें कही जा रही हैं। और तुर्की जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ बोल रहा है, इजराइल का असली चेहरा बेनकाब करने की बात कह रहा है, उसको लेकर ये आज बड़ी खबर आई है जहां ये भी कह दिया गया कि गाजा में युद्ध अपराध साबित करके रहेंगे। और देखिए इजराइल को लेकर तुर्की का रुख क्या है, एर्दोगन ने क्या कहा है, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि तुर्की का रोल बहुत अहम होने वाला है। वो तुर्की है जो इजराइल के खिलाफ नजर आ रहा है और नाटो का मेंबर भी है। युद्ध अपराधी, पागल, सनकी, आतंकी, क्रूर, बर्बर, कातिल, नरसंहारक, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है इजराइल के लिए तुर्की की तरफ से। और खास बात सुरभि ये कि हमास जिसने इजराइल पर बर्बर हमला किया उसे आजादी की जंग लड़ने वाला भी बताया एर्दोगन। क्योंकि फॉर्मर एम्बेसडर सोनी सर हमारे साथ हैं, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि तुर्की का ये रुख इजराइल को देखते हुए, हालांकि इसका एक इतिहास भी रहा है, लेकिन आज के इस सिनेरियो में इस तरीके की बयानबाजी किस और संकेत देती है? देखिए, तुर्की का जो स्टैंड है वो समझना चाहिए क्योंकि वो नेटो मेंबर्स हैं। exactly. तो वो बिल्कुल ही ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते जो कि नेटो के मेंबर्स के बिल्कुल ही खिलाफ होगा। लेकिन उनको इस प्रकार के जो स्पीचेस दे रहे हैं, जिस प्रकार के थ्रेटनिंग मैसेज दे रहे हैं, वो उनको देना पड़ेगा क्योंकि वो इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर माने जाते हैं और स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है उनकी इन टर्म्स ऑफ लोकेशन उन कंट्री का। तो इसलिए अगर कोई बीच में कोई ले सकता है कुछ स्टैंड,
जिसको कि दोनों साइड सुनेंगे तो वो तुर्की होगा। तो मेरे विचार में जो इस प्रकार जो दे रहे हैं वो उनको कहने का मतलब यही है कि हम इस्लामिक कंट्री से सॉलिडेरिटी दिखाएं। एकदम उसके खिलाफ भी नहीं कर सकते इजराइल के खिलाफ। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है कि कहीं पर भी हो हमारा उसमें मध्यस्थ करने का एक रोल मिल जाए और उसका कोई भी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। ऐसे में क्या युद्ध के इस हालात में ये महज बयान देकर एक पोस्चरिंग की जा रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्ट बैंक के एक और रिफ्यूजी कैंप पर हमले को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां लगातार अटैक्स के बाद विध्वंसक स्थिति पैदा हो चुकी है। और एक और तस्वीर आपके सामने होगी जहां जेनिन के रिफ्यूजी कैंप पर हमले को अंजाम दिया गया है। उसी की ये तस्वीर देखिए, जहां युद्ध के इस हालात में किस तरीके से दोनों तरफ से जारी एक्शन के बीच ये तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है जब जेनिन के एक रिफ्यूजी कैंप पर हमले को अंजाम दिया गया। तो रिफ्यूजी कैंप पर लगातार हो रहे हमले के बाद इलाके की ये भयावह स्थिति आपके सामने। और वेस्ट बैंक के तमाम इलाके भी लगातार सुलग रहे हैं। जेनिन में हमास का आईडीएफ पर हमला हुआ है। अल कसाम ब्रिगेड जो कि हमास की मिलिट्री विंग है, उसने बमबारी कर दी है। जेनिन बटालियन और आईडीएफ के बीच भीषण जंग किस तरह से हो रही है इस इलाके में आप देखिए। और इजरायली आर्मी जिस तरीके से लगातार छापेमारियों को अंजाम दे रही है, एक और शख्स के गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ी खबर आई है, जहां आपको बता दें तुलकरम इलाके में आईडीएफ के इस ऑपरेशन के दौरान इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। फिलिस्तीनी मीडिया ने गिरफ्तारी को लेकर दावे किए। लेबनान पर इजरायल के भीषण हमले को लेकर खबर आई, जहां दक्षिणी लेबनान सीमा पर हमला हुआ है और हवाई हमले से कैसे इमारतें तबाह हुई। देखिए, काले धुएं का ये गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा है, जिससे ये साफ हो गया कि किस तरीके से इस इलाके में भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये दक्षिणी लेबनान सीमा पर हुए धमाके की तस्वीर आपके सामने। डेमोक्रेट्स ने एक चिट्ठी लिखी है और गाजा के लोगों को नुकसान ना हो, इस चिट्ठी में यह बात साफ तौर पर कही गई है और गाजा के लिए इजरायल पर दबाव बनाने की बात कही जा रही है। तो हालात को देखते हुए जो स्थिति है उसमें इजरायल पर दबाव बनाने की इस चिट्ठी में बात कही गई है और गाजा के लोगों को नुकसान ना पहुंचे ये सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। ये जो गतिरोध अब अमेरिका में देखने को मिल रहा है उसमें महत्वपूर्ण है उन 58 डेमोक्रेट्स की वो बात जो एक चिट्ठी में लिखी गई है। गाजा से फिर रॉकेट दागे गए हैं। एक और सबसे बड़ी खबर आई, सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया गया है और रॉकेट से 10 इलाकों को कैसे टारगेट किया गया ये देखिए तस्वीर। हालांकि हमास लगातार जिस तरीके से रॉकेट हमलों को अंजाम दे रहा है, ये तस्वीरें जारी कर भी ये साफ बताया जा रहा है कि किस तरीके से गाजा से फिर से रॉकेट दागे जा रहे हैं और सेंट्रल इजराइल को किया गया है टारगेट। और इजरायली डिफेंस से हमलों को नाकाम किया जा रहा है। एरो डिफेंस सिस्टम का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। दूसरी बार एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, जिस तरह से अभी भी हमलों का सिलसिला लगातार गाजा की तरफ से इजराइल को निशाना बनाते हुए जारी है, ऐसे में 2 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत काम आ रहे हैं इजराइल के लिए। एक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जिससे लगातार रॉकेट हमलों को निष्क्रिय किया जा रहा है और दूसरी बार एरो डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। अब इजराइल ने लेबनान को चेतावनी दे दिया। एक और सबसे बड़ी खबर आई जहां हिजबुल्लाह को गलती की सजा मिलेगी और हिजबुल्लाह के जंग में इस गलती को लेकर जो बात की जा रही है, हिजबुल्लाह को गलती की सजा तो मिलेगी, गलती की तो लेबनान भी मिट्टी में मिलेगा। हिजबुल्लाह की गलती लेबनान के भाग्य पर मुहर लगा देगी। सरदारा सर, ये एक और ऐसा फ्रंट है जो इस युद्ध से अछूता नहीं रहा है, लेकिन आज के इस हालात में अब तो साफ हो चुका है कि लेबनान भी लगातार टारगेट पर रहा है। देखिए, लेबनान की जमीन को अगर ये लोग लड़ाके इस्तेमाल करेंगे इजराइल के अगेंस्ट, तो वो अपने ऊपर एक इतनी बड़ी आपदा खड़ी कर देंगे कि उनका जो जैसे इजराइल कह रहा है कि इनका भी नामो निशान खत्म कर देंगे। ये सच है और मेरे को यही तभी लगता है कि हिजबुल्लाह साथ में को उनको रिस्ट्रेन किया जा रहा है अभी और वो खुल के नहीं आ रहे। यदि उन्होंने हमस का साथ दिया तो उनका भी हश्र वही होगा जो गाजा पट्टी में इस समय हमस का हो रहा है।
बिल्कुल, और अब तो इजराइल के कई बड़े अधिकारी ये दावा तक कर रहे हैं कि गाजा पर भी कब्जा कर लेंगे और लेबनान पर भी कब्जा कर लेंगे। हिजबुल्लाह कुछ बड़ा कर सकता है, इसके आसार तो थे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा जंगी ऐलान नसरुल्लाह ने भी किया नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर बहुत है, अमेरिका का खतरा भी सता रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।